हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें लेकर आए हैं। हमने इसमें 50 से प्लस प्रश्नों को रखा है। आज इस वीडियो में हम लगभग 50 प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप इनमें से फ्रेंड अगर आपको 30 से 35 प्रश्न में आप करते हो जाते हैं, तो अगर आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि फ्रेंड हमने इसमें इजी टू मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन हर क्वेश्चन को इसमें शामिल करने का पूरा प्रयास किया है। और वो क्वेश्चन फिर हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन को शामिल किया है, हर क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन बैंक से कलेक्शन किया गया है। तो अगर आपको ये हर प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान से करना है। आपको जैसे कि पहले आपको माइंड में सोचना कि इसका क्या जवाब होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या आंसर होगा। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम को व्यतीत नहीं करना है, बस आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। आपको लास्ट में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें आंसर भी आपको शामिल किया होगा। आपके मैंने नीचे आंसर भी मेंशन कर दिया, पर मैं आपको पहले आंसर नहीं दिखाऊंगा। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, तो फ्रेंड प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, जो कि सबसे ही आसान प्रश्न है। आपको फ्रंट पेज भी मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी के बुक में। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ये प्रयोग होता है फ्रेंड, प्रयोग नहीं होता है। तो बात करते हैं कि इसके आपके पास यहाँ ऑप्शन है, जल है, कांच है और प्लास्टिक है, तो मिट्टी। तो फ्रेंड आप जानते हैं कि कांच बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए इन तीनों का प्रयोग हो सकता है, बट कभी भी मिट्टी बनाने का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप सोच रहे हो कि जल कहाँ प्रयोग होते हैं। आप देखते हैं कि जब क्या होता है कि इंद्रधनुष बनता है, आप देखते हो कि रेनबो जब बनता है, तो उसमें जो रेनबो बनता है वो क्या होता है, हमारा जल की वजह से बनता है। और जल उसमें क्या करता है, एक लेंस की भांति कार्य करता है। और कांच भी एक लेंस की भांति कार्य करता है, कि जो लेंस होता है तो कांच का बना होता है। और प्लास्टिक भी एक लेंस की भांति कार्य कर सकते हैं, कि उससे भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का काम हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड, और आगे हमारा अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, मिट्टी हो जाएगा। हमने आपको आंसर बताना भूल गया, इसका आंसर क्या होगा आपका, मिट्टी होता। आगे क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। जो एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, आप सूक्ष्मदर्शी पता ही होगा कि इससे क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो चीज़ को देखा जाता है जूम करके। तो वो किसके बने होते हैं, अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के, या फिर आपको यहाँ लेंस अवतल लेंस है और उत्तल लेंस है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सूक्ष्मदर्शी कभी भी दर्पण के नहीं और लेंस के बने होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करें कि दर्पण वाले ऑप्शन है, आपको एग्जाम में आपको इसको सबसे पहले आपको कट कर देना है, कि जो भी होता है सूक्ष्मदर्शी हमेशा क्या होता है, लेंस के बने होते हैं। तो आपको इसको हटा देना है। आपको कन्फ्यूज भी होगा तो फिर इन दोनों में। तो बता दें फ्रेंड कि हमारा जो एक होता है सूक्ष्मदर्शी, वो हमेशा किसके बने होते हैं, तो हमेशा ये उत्तल दर्पण उत्तल लेंस के बने होते हैं, सॉरी उत्तल लेंस के बने होते हैं। आगे वीडियो में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड हमारे निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आखिर फ्रेंड आप सोचिए कि निर्गत किरण क्या होता है। तो फ्रेंड आपने क्लास 10 की जो थ्योरी पढ़ लिया होगा, तो आपने देखा होगा कि जो आपके एक स्टेप से फिगर बना होगा, और उसने अपने परावर्तन वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि उधर से मानो कि इसके पीछे एक अभिलंब होता है। और जब इधर से कोई आपतित किरण इसको बोलते हैं, और जब ये वापस जाती है तो फ्रेंड इसे क्या कहते हैं, ये जो कोण आपका जो ये लाइन आ रही है इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जब ये जाती है तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो निर्गत होता है। निर्गत किरण का मतलब क्या होता है, जो कोण जो हमारा प्रकाश यहाँ से मिरर से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने जो वापस जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। जो कि वापस लौट जाती है अपने ही माध्यम की ओर वापस लौट आती है, उसे क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। तो इस अभिलंब और निर्गत के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका ये परावर्तन कोण हो जाएगा। आगे वीडियो में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। तो जो फ्रेंड आपको किस दर्पण, यहाँ दर्पण की बात हुआ है, तो किस दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं सीधा बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, आपका ये जो हो जाएगा उत्तल दर्पण, इसका सही जवाब होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण का क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है। आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण क्या है, जो प्रश्न इजी फ्रेंड में ज़्यादा में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अवतल दर्पण क्या है, अपसारी अभिसारी होता है, या अपसारी और अभिसारी दोनों होते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ अवतल की बात हुई है। और ये अवतल दर्पण होती है हमेशा क्या फ्रेंड, ये अभिसारी होती है। अवतल दर्पण क्या होती है, हमेशा अभिसारी होती है। अगर इसी कभी उल्टा प्रश्न पूछा जाता है कि ये उत्तल दर्पण क्या होती है, तो उत्तल दर्पण का जिक्र है तो इसी का उल्टा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अपसारी लेंस होता है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे हमारे पास है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं कि सभी जगहों के समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब आपका ये हो जाएगा कि किनारों की अपेक्षा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्योंकि एक जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसका फिगर कुछ ऐसा बना होता है फ्रेंड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसकी साइज यहाँ बीच में होती है कुछ ज़्यादा मोटा होती है किनारों की अपेक्षा। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक एवं छोटा होता है, काल्पनिक एवं आवर्धित होता है, वास्तविक एवं छोटा होता है, वास्तविक एवं आवर्धित होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, तो ये हमारा काल्पनिक एवं आवर्धित होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है फिर हमारा ये काल्पनिक एवं आवर्धित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका काल्पनिक एवं आवर्धित।
चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल। ये सब प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि फ्रेंड कि किसमें छोटा बनता है, किसमें वास्तविक बनता है, किसमें बड़ा बनता है। तो यहाँ पे कोई ध्यान देना कि आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। तो ये फ्रेंड आपका किसमें बड़ा बनता है प्रतिबिंब, तो आपको सबको पता होगा कि ये हमारा जो अवतल दर्पण है उसमें हमारा क्या प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। लेकिन फ्रेंड मानो कि जो हम किसी मनुष्य को जब देखते हैं, जब मनुष्य जब दर्पण के आगे देखते हैं तो मनुष्य दिखाई देता है, वास्तविक का मतलब ये होता है। और मान लो किसी जानवर को हम अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो वो जानवर ही दिखाई देता है, वास्तविक का मतलब ये मीनिंग होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या तो फिर आधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब फ्रेंड हमारा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ये काल्पनिक प्रतिबिंब आपको उल्टा नहीं समझना, ये सीधा होता है। क्यों? जिसके आप जो जैसे सिनेमा हॉल वगैरह जाते हैं तो वहाँ क्या होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं जो सीधा होते हैं। ऐसे नहीं कि मानो कि आप अक्षय कुमार का मूवी देख रहे हो तो अक्षय कुमार की अगर फाइट कर रहा है दाएं हाथ से तो अपने बाएं हाथ थोड़ी दिखाई देता है, वहाँ हमेशा सीधा दिखाई देता है। बड़े जो क्या होता है प्रोजेक्टर की हेल्प से, जिसकी भी हेल्प से लेंस का प्रयोग करके मुझे दिखाई देता है तो हमें रियली दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, जब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है वो हमारे साथ क्या होता है, हमारा सीधा होता है, जो कि कैमरे जो कि क्या क्या होता है सिनेमा हॉल वगैरह में ये प्रयोग किए जाते हैं। आगे प्रश्न को देखते हैं, जो प्रश्न नंबर हमारे 11 है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है, ये आपका सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यानी किसी भी माध्यम में हमारा अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो साइन, थोड़ा सा यहाँ फ्रेंड आपका छूट गया है, साइन आई बाय साइन आर होगा। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि आपका ये होगा साइन आई और बाई साइन आर होगा, जो आपका ऑप्शन ये है। इसकी बात कर रहे हैं कि आपका क्या होगा, ये साइन आई बाई साइन आर होगा। तो आप नीचे बाकी सही है, सभी ऑप्शन की बाय का यूज किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड आपका ये साइन आई बाई साइन आर, आपका ये ऑप्शन सी होगा। क्योंकि यहाँ साइन आई बाई साइन आर यानी इंटू भी दिखाया गया है। तो आपका अगर यहाँ जो सही ऑप्शन होता है तो हम यहाँ इंटू को हटा के अगर हम डिवाइड लगाते थे आपका सही आंसर हो जाता है। बट हमारा पहला ऑप्शन के इंटू का प्रयोग किया गया था तो ये हमारा पहला गलत और ये हमारा ये सी सही है। आगे गोलीय दर्पण, आगे हमारे क्या गोलीय दर्पण में फोकासंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। जो हमारे तो कोई भी दर्पण क्या गोलीय दर्पण ही होता है। तो गोलीय दर्पण ही क्या होता है, हम उसके 2 पार्ट होते हैं। मान लो क्या होते हैं, एक मिनट फ्रेंड थोड़ा सा ये हो जा रहा है। तो एक गोली दर्पण क्या होता है, ऐसा होता है। इसी के क्या होता है, जब बीच अगर हम कट कर देते हैं एक दर्पण हमारा ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है। और उसी में क्या होता है कि हमारा गोलीय एक हमारा समतल दर्पण हो जाता है, एक हमारा अवतल दर्पण हो जाता है। तो हमारे पास ये प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकासंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो फोकासंतर एफ इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि ये r/2 होता है। तो ये प्रश्न आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, एफ इक्वल टू r/2। तो आपको ये कहीं भी नहीं दिखाई दे, तो आप ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये r इक्वल टू 2f हो जाएगा। क्रॉस तो हम लोग जानते हैं कि एफ इक्वल टू r/2 होता है, बट हमें ऐसे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ क्या होता है, इसको डी वाले को मार के आ जाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको देख लेना है कि आप आर की भी तो वैल्यू दे सकता है। तो r इक्वल टू क्या हो, हमारा ये 2f हो जाएगा। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये आपका इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उसी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी बोला और छोटा प्रतिबिंब की बात की है, बड़े की बात नहीं किया है। तो आपका ये छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण में बनता है। और शायद ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। और आगे अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है। अगर प्रश्न रिपीटेड है तो आपको इससे भयभीत नहीं होना। आप ये समझ रहे हैं कि जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है तो आप बार बार देख रहे तो आपको ज़्यादा याद होने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है, तो m/v/u होता है, या ये आपका बी ऑप्शन u/v इक्वल टू m होता है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, m इक्वल टू v/u होता है। क्योंकि जो हम जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज होता है बाय हाइट ऑफ इमेज होता है, बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। अगर 1 मीटर फोकस दूरी है तो इसकी उत्तल क्षमता क्या हो जाएगी, तो हमारा 1 मीटर ही होगा। क्योंकि 1 मीटर फोकस दूरी वाले हमारे पास एफ इक्वल टू कितना है, 1 मीटर। तो इसकी उत्तल लेंस की जो क्षमता भी होगी हमारा एक डायोप्टर ही होगा। डायोप्टर क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है कि किसी दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा किससे बन सकता है, ये तो हमारा अवतल दर्पण में बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी अवतल दर्पण में। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु, और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, वस्तु खाली स्थान स्थित होती है। किसके बीच होता है फ्रेंड, देखो यहाँ ध्यान आपको देना कि प्रश्न में ये बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक
किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा। सीधा हम जानते हैं कि अवतल दर्पण हमेशा क्या सीधा नहीं बनता है, उल्टा बनता है। बस सीधा कब बनता है, जब वो हमारे पीछे बनता है, तो पीछे बनता है। और पीछे कब बनता है, जब ये क्या होता है, मान लो ये फोकस और क्या होता है, जो हमारी फोकस और इस पी के बीच में रखा जाता है, तभी ये हमारा क्या होता है, इसका इमेज पीछे बनता है। तो इसका सही ऐसे क्या हो जाएगा, फोकस तथा द्वितीयक के बीच नहीं, ये आपका ध्रुव कोई क्या बोलते हैं, हिंदी में ध्रुव बोलता है, इंग्लिश में से पी बोला जाता है। तो ये ध्रुव फोकस के बीच जब रखते हैं तो ये हमारे पीछे बनता है, तभी ये हमारा सीधा और क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा और आवर्धित यानी कि बड़ा भी बनता है। आगे प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, तो प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण में ये हमारा क्या होता है कि सीधा और छोटा बनता है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। आपको ध्यान देना है कि हमारे पास गिवन क्या है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f इक्वल आपको 10 दे रखा है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो हमें r पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि f इक्वल टू r/2 होता है, r/2 होता है। तो अगर हम r/2 होता है, अगर हम r की बात करें तो r इक्वल टू हमारा क्या होता है 2f होता है, तो 2f होता है। तो फ्रेंड इसको हम दोगुना कर देना है, ये हमें पूछा गया क्या कि इसकी वक्रता त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 10 है, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होने के क्या कारण हैं। कि लेंस की 2 वक्र सतह होती है, लेंस की एक सतह समतल और दूसरी सतह क्या होती है, वक्र होती है, दोनों सतह समतल होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, लेंस की 2 वक्र सतह होती है, लेंस की एक सतह समतल, तो इसका सही आंसर हमारा फ्रेंड ऑप्शन ये हो जाएगा कि एक लेंस की 2 वक्र सतह होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है जो कि काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, थोड़े से बड़े दिखाई देते हैं। आगे वो करता है त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है। देखो वो करता है त्रिज्या, आपको एफ और आर के बीच क्या रिलेशन होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है भाई r/2 होता है। तो अगर एफ पूछा है तो हमें क्या एफ इक्वल टू r/2, आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है जो 25 नंबर है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, या आपका ऑप्शन है तो समतल दर्पण कहते हैं। इसका सही जवाब क्या है, गोलीय लेंस कहते हैं। 2 वक्र थे, मान लीजिए आपके पास जो 2 वक्रीय मतलब एक है ये है, इन को हम मिलाते फिर आपको ये गोल दर्पण बन जाएगा, इसे क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। तो अगर मैं 2 लेंस की मिला तो गोलीय लेंस ही हमारा बन जाएगा। लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है, ये फोकस की दूरी के आधा होता है, फोकस की दूरी के व्युत्क्रम होता है। तो ये हमारा फ्रेंड इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्युत्क्रम होता है, क्योंकि जानते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है वो पी होता है, पी इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है, यानी कि हमारा फोकस दूरी का व्युत्क्रम की उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि रोगियों की नाक एवं गले आदि के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है। तो उसके लिए डॉक्टर की जब भी बात होती है तो डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के जो भी छोटे छोटे अंग होते हैं वो बड़े दिखाई देते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या समतल दर्पण का। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा जो सोलर कुकर में प्रयोग किया था हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो हमें काल्पनिक प्रतिबिंब की बोल रहा है कि उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वो अनंत पर रहता है या फिर आपका फोकस पर रहता है, या त्रिज्या पर रहता है, या फोकासंतर एवं कम दूरी पर रहता है। तो जैसे कि हमारा प्रश्न क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जो फ्रेंड ये आपका ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, ये जो फोकासंतर इससे कम दूरी पर वो रहता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बात करते हैं कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं सीधा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है, सीधा और आपका बराबर होता है। तो ये वास्तविक एवं उल्टा होता है, तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 30 आपको देखने को मिल रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अवतल दर्पण में लगभग हम सभी को यू ओ या भी हो सभी इन सबको हम नेगेटिव लेते हैं, भी को छोड़ के एफ को भी हम नेगेटिव लेते हैं। तो हमारे किस दर्पण में सभी ऋणात्मक होती है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण में सभी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव में लेते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ कि गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण में ध्रुव, मान लीजिए आपको कोई गोलीय दर्पण आपको कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ ये, फिर से आपको इसके आंसर को आपने देख लिया हो कि फोकस अंतर होता है। जैसे मान लीजिए एक गोलीय दर्पण है, मैंने एक अवतल दर्पण को ले लिया, तो इसमें ध्रुव और फोकस
फोकस हमारा क्या होता है, यहाँ होता है। तो इसकी जो बीच की दूरी होती है ये हमारे एफ हो गई, आर होगी। इसकी जो बीच की दूरी होता है उसे क्या कहते हैं, फोकासंतर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फोकासंतर कहा जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, तिरछा होता है या औंधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा फ्रेंड के हमारा हमेशा सीधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, हमेशा इसमें ये हमारा सीधा होता है। आगे से चलते कि किसी वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से या इनमें से कोई नहीं। किसी वस्तु में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है सिर्फ हमारा ये अवतल दर्पण से बनता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा वास्तविक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, ये काल्पनिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। प्रश्न नंबर आपका 35 है कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र क्या, तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। ऑप्शन बी है 1/v - 1/u = 1/f होता है। तो सी नंबर आपका 1/u + 1/f = 1/v होता है। और ऑप्शन डी आपके पास है 1/u - 1/v = 1/f होता है। तो लेंस वाला में क्या होता है फ्रेंड के पास थोड़ा सा क्या होता है, ये दर्पण वाला जो फार्मूला होता है वो उसके जस्ट ये अपोजिट होता है। नहीं सिर्फ क्या जो दर्पण वाला प्रतिबिंब, दर्पण वाला में फार्मूला क्या होता है कि 1/v होता है, बस ये प्लस होता है। और 1/u = हम लोग 1/f का यूज करते हैं। और लेंस वाला में क्या होता है, ये प्लस के स्थान पर क्या होता है, सिर्फ माइनस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है बार बार, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, आर का आधा होता है। तो ये हमारे आंसर इसका 14 हो जाएगा। आपका इसका आंसर 14 आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाय होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड, इसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो आपका ऑप्शन ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। आप एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, हमारा 2f होती है। तो इसका 2 गुना हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर की हमारा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आपका ये ऑप्शन जो सी है 200 सेंटीमीटर का राइट आंसर होगा। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करें फ्रेंड, क्योंकि आप थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा बिंदु का प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये औकतक केंद्र पर होगा। कहाँ होगा फ्रेंड, आपका ये औकतक केंद्र पर होगा। जब इसको प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका से जो आपका इमेज की फॉर्मेशन दिखाई देगा वो आपका औकतक केंद्र पर आपको दिखाई देगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक आपको एक नॉमेरिकल दे दिए कि कभी क्या होता है कि हमें एमसीक्यू के नॉमेरिकल्स को भी देखने को मिल जाता है। तो हमारे पास ये प्रश्न है कि एक गोली दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी ओर बनता है, जिस और बिंब से आवर्धन क्या होगा। तो फ्रेंड इसका आवर्धन कैसे, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड आपका ये आंसर -6 हो जाएगा। आपको लगा मैं इतनी जल्दी से क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड, अगर आप आपको इस प्रश्न के जो नॉमेरिकल्स में इसमें बीच में जो नॉमेरिकल्स आ जा रहे हैं वो आपको खुद करने का प्रयास करना है। क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आपको काफ़ी यहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मैं पेंसिल को सॉल्व करना दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी नॉमेरिकल्स आए हैं मैं उसको अलग से कलेक्शन करके मैं आपको कॉपी में आपको और पेपर में करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ स्क्रीन में से सॉल्व करने में असमर्थ हूँ। तो उसे आपको बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, आपको खुद ट्राई करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे वीडियो को फ्रेंड उसे हम इसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, आगे वीडियो में और हम कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग या रेडियो तरंग या पराबैंगनी तरंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका पराबैंगनी तरंग हो जाएगा। थोड़ा सा आपके सिलेबस से आउट ऑफ लग रहा था कि प्रकाश तरंग क्या होते हैं, तो पराबैंगनी तरंग होता है। बट ये क्वेश्चन जल्दी से कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो आप क्वेश्चन को नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रश्न आते हैं कि एक लेंस की क्षमता -5d, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो ये प्रश्न थोड़ा सा आसान प्रश्न है कि ये प्रश्न ऐसा प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी जाता है। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्या फोकस दूरी होता है, सॉरी थोड़ा सा चलो जानते हैं कि पी इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। ये एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/p होता है। तो हमसे ये पूछा क्या गया है कि हमारे पास क्षमता दे रखा है। अगर क्षमता दे रखा है तो हमें फोकस दूरी पूछा गया, तो अभी फोकस वाला फॉर्मूला होगा कि एफ इक्वल टू 1/p करेंगे, यानी कि 1/5 डायोप्टर करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे आंसर ये सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि इसमें डायोप्टर और मीटर में आता है, और मीटर से फिर जब हम सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो फिर हमारे आंसर जब डिवाइड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा। क्योंकि फिर आपको लगा कि एक को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर हम तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आ गया लेकिन फिर वो
मीटर में, फिर मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऐसे सेंटीमीटर में दे रखा है। और जो हमारा डायोप्टर होता है वो हमेशा मीटर में लिखा जाता है और मीटर के बाद उसे डायोप्टर में चेंज किया जाता है। तो आगे प्रश्न को हम देख लेते हैं कि आगे प्रश्न हमारा क्या है कि गोलीय दर्पण जो अंदर की एक तरफ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है, जो इतना अंदर की तरफ वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और चलिए आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं कि एक लेंस की क्षमता, हमने अभी तक 45 प्रश्न कर चुके हैं। एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण बनेगा, 0.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण बनेगा, 4 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण बनेगा और 0.25 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण बनेगा। तो फिर आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कि 0.25 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण बनेगा। क्योंकि ये फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण में ही हमारा ये बन पाएगा। आगे बढ़ते हुए आंसर पॉजिटिव में, इसलिए उत्तल दर्पण क्या होता है हमारा? और पॉजिटिव में होता है और यहाँ पॉजिटिव की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारा प्रश्न 46 को देखते हैं। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ वक्रित हो जाता है अंदर की ओर और बाहर की ओर, ये दोनों तरफ। तो इसका सही जवाब, ये तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका दोनों तरफ। गोलीय दर्पण मान लीजिए आपका इस तरह से होता है, इस तरह से गोलीय दर्पण होता है, बीच में हम लोग काटते हैं तो मान लीजिए ये जो क्या होता है दोनों की तरफ क्या होता है? वक्रित, ये हमारा होता है गोलीय दर्पण। आगे हमारा प्रश्न है कि इनमें से कोई नहीं है, आगे हमारा प्रश्न क्या है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता क्या है? ये प्रश्न आपका रिपीटेड है तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 डायोप्टर हो जाएगा। बस इस प्रश्न में आंसर ये कि आंसर माइनस में था और ये आंसर हमारा क्या है? प्लस में है, क्योंकि ये हमारे पास उसमें प्रश्न क्या था? हमारे पास उत्तल लेंस था और इस प्रश्न में देख सकते हैं कि हमारा उत्तल लेंस में है और हम इसका आंसर क्या हमारा इसका प्लस में आएगा, यानी कि 5 डायोप्टर आएगा। जस्ट उस प्रश्न उल्टा तो उसमें क्या फोकस पूछा गया था, इसमें डायोप्टर पूछा गया, यानी कि क्षमता पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर को देख लेते हैं कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड इस प्रश्न को हमने पहले भी देखा था, उसका उल्टा वाला अपसारी वाला, तो इसका सही जवाब हो जाए फ्रेंड उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग फ्रेंड क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। आपको जस्ट नीचे आपको उसी के अपोजिट आपको प्रश्न देखने को मिल गया। ठीक है, अपसारी क्या होता है? उसमें उत्तल, तो फ्रेंड ये हमारे क्या हो जाएगा? जब ये अपसारी की बात करें तो ये हमेशा क्या होता है? अवतल लेंस होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की ये वक्रता वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, ये प्रधान अक्ष कहलाती है और त्रिज्या कहलाता है। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मुख्य फोकस कहलाएगा। तो फ्रेंड आगे की वीडियो पर हम आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे की वीडियो में आप और MCQ पर उसमें ज़्यादा आपको नॉमिकल देखने को मिलेगा, तो इसमें वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ क्योंकि मैं जो नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा उसमें सिर्फ नॉमिकल के जितने भी हमारे MCQs में इसे कॉपी में करके दिखाने वाला हूँ। और आपको बात करें तो फ्रेंड आपको इससे आपको ये कहीं भी इस प्रश्न का आपका PDF आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो आपको इसी प्रकार से MCQ वीडियो ये और सारे चैप्टर्स को चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।